Hello. Good morning, everybody. हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है सर आपकी? ओके सर। आज एनेस्थीसिया का क्लास ले रहे हैं और एनेस्थीसिया में एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। आज फर्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो इसका इन्फेक्शंस मोस्टली लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड इट मीन्स एक ऑर्गन्स, एक सिस्टम्स या एक दो या तीन सिस्टम्स। ज्यादातर लोकलाइज का मतलब जिस जगह अगर लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो लंग्स तक लिमिट है, नी ज्वाइंट में इन्फेक्शन हुआ तो नी ज्वाइंट तक इन्फेक्शन है। ऐसा ही लोकलाइज एरिया में ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है और जो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, टॉक्सिन्स ये ब्लड स्ट्रीम में वेनल ड्रेनेज से चला जाता है और इसका इफेक्ट फिर उसके बाद देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग सेटलमेंट है, बैक्टीरियल्स जो भी इन्फेक्शन से प्रोलॉन्ग सेटलमेंट है कि जब तक इसके ग्रोथ को आप रोक नहीं लेते, या तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स देकर या बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स देकर, इन दोनों में से किस, या कई बार तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस में। तो जब तक इसको ये कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक ये रुकने वाला नहीं, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये सिस्टेमिक है। ये जब भी फॉर्म में आएगा सिस्टेमिक इन्फेक्शन, सिस्टेमिक इन्फेक्शन का मतलब है कि इसके टॉक्सिन्स एंड सेटलमेंट ऑल पार्ट्स को अफेक्ट करेंगे एक ही टाइम में, जबकि ये लोकलाइज था और इसमें ऑल पार्ट में सेटलमेंट करेंगे, एक ही साथ सेटल कर जाएंगे और लॉन्ग टाइम तक वायरल से डिजीज कुछ को छोड़ देते हैं। HIV हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब चार पांच डिजीज को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर वायरल से सर्वाइव ज्यादा दिन तक नहीं करते हैं, ओनली 3 to 14 डेज, 3 से 14 दिन में ये अपने आप खत्म हो जाते हैं शरीर में, ये फिर इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। जबकि बैक्टीरियल की बात करें तो ये प्रोलॉन्ग्ड है, इसका इन्फेक्शन बहुत लंबा जाने वाला है, प्रोलॉन्ग्ड है और तब तक नहीं खत्म होगा जब तक बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल, ये दोनों ड्रग्स, दोनों में से एक या दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है। ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल्स बाइनरी फ्यूजन्स, बाइनरी फ्यूजन्स, बाइनरी फ्यूजन्स का मतलब कि ये एक बैक्टीरिया है, सपोज दैट, तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद सेल्फ डिवीजन, सेलुलर डिवीजन के आधार पर दो अलग अलग स्मॉल बैक्टीरिया में कन्वर्ट करेगा और फिर ये डिवीजन होके फिर चार, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा। इस ढंग से इसका साइकिल चलता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके ये दुगना होते हुए चल जाएंगे। लेकिन सेल डिवीजन के आधार पर, ये जैसे हमारा माइटोसिस का प्रोसेस होता है वैसे ही इस प्रोसेस के द्वारा डिवीजन हो रहा है और दो अलग अलग, ये माइटोसिस मेथड से एक इधर एक इधर, एकदम सीधे भी हाथ, दो हाथ में डिवीजन हो गया और बढ़ते चल जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का इसका स्टेज थोड़ा स्लो होता है,
कंपेयर टू वायरस। अगर वायरस में आते हैं तो ये सबसे पहले हमारे सेल में चला जाता है। सेल में जाने के बाद हमारे डीएनए, अगर ये मान लेते हैं कि डीएनए है या आरएनए, दोनों में से कोई भी, अब डिपेंड करता है कि वो आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है। तो डीएनए या आरएनए में पहले उसमें ये प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद इसके प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स को अपने सुविधा अनुसार से कन्वर्ट कर देता है, और रिप्लिकेटिंग रिप्लिकेटिंग का मतलब कि इसी हमारे डीएनए से अपना, अगर ये स्ट्रक्चर है उसका, तो ये असंख्य अनगिनत लाखों करोड़ों की संख्या में डीएनए का वहां से प्रोडक्शन शुरू कर देता है। उसको ऐसे जान जाते हैं, अभी जो जीरोक्स का मशीन है तो उसमें एक पेपर डाल दिया जाता है और आप बोलते हैं कि हेलो हेलो बता रहे थे कि जो जीरोक्स का मशीन है उसमें एक पेपर हम लोग लगा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि 100 प्रिंट चाहिए इसका या 60 प्रिंट चाहिए, तो एक बटन दाब देता है, उसमें 60 प्रिंट्स अपने आप निकलते हैं। तो ठीक उसी तरह से वायरस जो है ना, उसका रिप्रोडक्शन हमारे सेल के डीएनए या आरएनए, अब डिपेंड करता है कि वो वायरस आरएनए का है या डीएनए का है। तो डीएनए या आरएनए में जाकर उसमें रिप्लिकेटिंग शुरू करता है, कि इसी को ये कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने के बाद उससे अपना कॉपी, कार्बन कॉपी एक तरह से मान सकते हैं, कि अपने ही जैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म करना शुरू करता है, तो हजारों लाखों की संख्या में ये शुरू कर लेता है। इसलिए इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, बहुत तेजी से है। लेकिन जितना तेजी से ग्रो करता है उतना ही तेजी से इसके अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो 3 दिन होते होते, 3 डेज होते होते, 2.5 डेज पार करते करते हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी को बना लेते हैं, और धीरे 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 करके इसको न्यूट्रल करना, खत्म करना, इनगल्फ करना खत्म कर देते हैं। तो शरीर से ये खत्म हो जाता है। 3 से 14 दिन में हमारी इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, कुछ को छोड़ के, HIV छोड़कर, हेपेटाइटिस बी छोड़कर, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, ये सब छोड़ देते हैं। तो बस इतना ही दिन का इसका शेड्यूल है, क्योंकि इसमें ये बात नहीं थी। अब थोड़ा सा और डिफरेंस समझ लेते हैं। क्योंकि ये शुरू होकर खत्म होने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो इसमें आपको ड्रग्स की आवश्यकता है, और इसमें 2.5 टू 14 डेज में खत्म हो रहा है। तो इनिशियल में ये ड्रग्स देने की बहुत ज्यादा, सभी वायरल इन्फेक्शन में ड्रग्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने आप, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, तो अपने आप 2.5 से 3 दिन में ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और सिर्फ पैरासीटामोल, बुखार चढ़ जाता है, हाई फीवर आता है, 102 103, पैरासीटामोल देते हैं। और जरूरत हुई तो प्रोफाइलेक्टिव। प्रोफाइलेक्टिव का मतलब है कि इसके इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी हमारी अभी कमजोर हुई है, तो इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, खासकर लंग्स में, तो एक प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक से इंक्लूड कर दिया जाता है 3 दिन के बाद। अब एंटीवायरल पे चलते हैं। बैक्टीरियल की तरह वायरल में भी प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस इट मीन्स कि जो ड्रग्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपोजिशन के अगेंस्ट में, सपोज दैट ये वायरल है, इसमें ड्रग्स आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका रिप्लिकेटिंग चल रहा है, असंख्य ये बना चुका है अपने जैसा। आपने मेडिसिन दिया, इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया, और सब ये खत्म हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसमें से कोई एक सरवाइव कर गया, वो स्प्रेड कर गया, एंटीवायरल ड्रग से उसका कुछ नहीं हुआ। तो अब ये जो है, ये जो कंपोजिशन एंटीवायरल ड्रग्स का आप दिए थे, इसके अगेंस्ट में ये अपने ऊपर एक बॉन्ड बना लेगा, रेसिस्टेंस पैदा करेगा, जिलेटिन का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है और रेसिस्टेंस पैदा कर लेगा। अब इस ड्रग्स का इस पे शायद असर ना हो, और इससे जो ग्रोथ होंगे, रिप्लिकेटिंग होंगे, ये सरवाइव कर जाएंगे, ठीक बैक्टीरिया की तरह। इसमें भी ड्रग्स के प्रति रेसिस्टेंस की संभावना बनी होती है।
as like bacterial, it also affect immune suppressed या कंप्राइज पर्सन। सबको इफेक्ट नहीं कर सकता है। इम्यून कंप्राइज पर्सन, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम्स वीक है, वो वायरस उसी को अफेक्ट करता है। 100 लोग क्लास में, तो 100 लोग में मुश्किल से 5 या 7 को अफेक्ट करेंगे, बाकी 93-94 को 92 को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतना डेवलप होता है। एक और डिफरेंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इंडेमिक फॉर्म में होता है। इंडेमिक जान रहे होंगे, इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। ये इंडेमिक फॉर्म में होता है, इट मींस कि क्लोज कॉन्टेक्ट एंड प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट। जो इसके सबसे करीब है, जो पर्सन्स है, मान लेते ए को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बी इसके पास रहता है, हमेशा इसके करीब आता जाता है, तो ए से बी में होने की संभावना है। लेकिन अगर सी उसके घर के पास से गुजरता है, ये उसकी बाउंड्री है, लेकिन इससे कोई लेना देना इसको नहीं है, तो सी को ये इम्यूनिटी सप्रेस होने के बावजूद भी अफेक्ट नहीं करेगा। जो पर्सन्स उसके क्लोज में है और बराबर मिलते हैं, उसी को इफेक्ट होने की संभावना है। सी उसके गली से गुजर रहा है, उसके घर के सामने से डेली गुजर रहा है, सुबह शाम 10 बार गुजर रहा है, फिर भी इसकी होने की संभावना नहीं है। तो डेट इज इंडेमिक, मैंने अपने बिल्कुल क्लोज पर्सन को और लिमिट पर्सन को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही वायरल की बात करें, वायरल में मोस्टली इपिडेमिक, सम आर पैंडेमिक। इपिडेमिक का मतलब है कि वायरल इन्फेक्शन एक बार हुआ, फिर से वही एग्जांपल, अगर ए को है तो इसके घर में अगर बी रहते हैं क्लोज कांटेक्ट में, तो बी को तो लगभग होने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, उसकी इम्यूनिटी ही बचाएगी। लेकिन अगर सी इसके घर के आसपास से गुजरता है, तो संभव है कि एयर ड्रॉपलेट से ये सी तक पहुंच जाए, एयर ड्रॉपलेट से ये सी तक पहुंच जाए, और डी, सी के क्लोज में अगर डी है, तो ये सी से फिर डी तक पहुंच जाए और डी से ई तक पहुंच जाए। मतलब कि एक जगह से चल के ये दूसरे जगह एक दूसरे को फैलाते हुए चलेगा। इट मीन्स कि जिस जगह होगा वो पूरा गांव, वो पूरा गली, वो शहर, ये जितने एरिया है ना, एक साथ अफेक्ट होने की संभावना है, एक बड़ा एरिया प्रभावित होगा। इसलिए एपिडेमिक फॉर्म में ये जाना जाता है, ज्यादातर, मोस्टली, सभी नहीं। जैसे हेपेटाइटिस ए की बात करें तो फिर ये नहीं है, ये एंडेमिक फॉर्म में है। लेकिन उसके बाद इसकी बात करें, एचआईवी की बात करें, तो ये भी एंडेमिक फॉर्म में है, एपिडेमिक फॉर्म में नहीं है। सम पैंडेमिक फॉर्म, पैंडेमिक फॉर्म में जैसे अभी कोरोना वायरस की चर्चा चल रही है, इसका इफेक्ट ग्लोबल है। ग्लोबल है कि एक गांव शहर तक ये लिमिट नहीं रहेगा, ये उस बाउंड्री को भी क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके ग्लोबलाइजेशन इसका हो सकता है, पूरे वर्ल्ड को ये अफेक्ट कर सकता है और कर भी रहा है। तो वायरस में ज्यादातर एपिडेमिक फॉर्म, उसमें सम पैंडेमिक फॉर्म में आता है, जबकि बैक्टीरियल एंडेमिक फॉर्म में था। अब कुछ कॉमन एंटीवायरल ड्रग पहले लिख देते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स,
कुछ कॉमन डिजीज और कुछ कॉमन एंटीवायरल ड्रग्स। अगर बात करें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, अगर इसकी बात करें तो इसमें इंटरफेरॉन अल्फा 2A मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A। अगर वही बात करें हर्पिस की, सिंप्लेक्स वायरस या हर्पिस लैबियल, हर्पिस जेनाइटल, अगर इन सबों की बात करें तो इसके लिए जो सुटेबल ड्रग होगा हमारा एसी क्लोवर। यहाँ पे इंटरफेरोन्स नहीं इस्तेमाल करके एसी क्लोवर्स इस्तेमाल करना उचित है। अगर इंसेफेलाइटिस की बात करें, अगर इंसेफेलाइटिस में बात करें तो इसमें एसी क्लोवर इस्तेमाल करते हैं। केराटाइटिस, इसमें भी एसी क्लोवर। अगर एचआईवी की बात करें, जीडोबुडिन, इन्फ्लुएंजा ए की बात करें, एमांटिडिन, वैरिसेला जोस्टर की बात करें, फिर इसमें एसिक्लोविर, तो कॉमन्स अगर बात करते हैं तो दो तीन सी ड्रग्स एंटीवायरल्स में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एमांटिडिन्स हो गया, एसिक्लोविर हो गया, जीडोवुडिन हो गया, और इन तीनों कॉमन्स एंटीवायरल के अलावा कुछ और है, जैसे इंटरफेरोन्स हो गया, उसके बाद आर्डोक्सीड्रीन हो गया। तो ये 4-5 ड्रग का ही इस्तेमाल से किया जाता है। अब इसमें से एक-एक ड्रग्स क्या है, कैसे काम कर रहा है और इसका क्या इंडिकेशन और साइड इफेक्ट है, इतना पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसिक्लोविर पे चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, ये एसिक्लोविर काम कैसे कर रहा है शरीर में जाके। तो ये क्या करता है ना कि इट इनहिबिट्स
वायरल डीएनए सिंथेसिस। इनहिबिट्स का मतलब है रुकावट। ये अगर वायरल डीएनए है, ये सपोज करके चल रहा है, तो ये ड्रग्स सीधे जाके इनहिबिट्स का मतलब कि अपने जैसा जो कॉपी करने की इसकी क्षमता थी, इसको ये ब्रेक कर देता है। क्या बताते हैं कि ये जीरोक्स की तरह हमारे जीन्स में चल जाएगा और डीएनए या आरएनए से जाके कॉपी करना शुरू करेगा। तो ये डीएनए जो वायरल डीएनए में वो क्षमता जो हमारे प्रोटीन्स और हमारे सेलुलर कंपोनेंट को लेकर उसका कॉपी बना रिप्लिकेशन करें, इस पावर को ये खत्म कर देता है और कॉपी करने की क्षमता को ये रोक देता है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ, वायरल का ग्रोथ वहां पे धीरे धीरे करके सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर डोज की बात करें, अगर ब्रेन में है, सीएसएफ में है या प्लाज्मा में है, शरीर के 3 अलग अलग पार्ट को ले लिए। प्लाज्मा वाला कि ब्लड के साथ जो लिक्विड कंपोनेंट चल रहा है उसमें इन्फेक्शन है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इन्फेक्शन है एंड ब्रेन में इन्फेक्शन है। 3 अलग, जैसे इंसेफ्लाइटिस है, इंसेफ्लाइटिस तो ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया। अगर वायरल मेनिंजाइटिस वायरल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ का प्रॉब्लम हो गया, या लंग्स में रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, तो ये प्लाज्मा का प्रॉब्लम हो गया। 3 अलग अलग जगह हो गया। दवा तो तीनों जगह एसिक्लोवर ही चल रहा है। तो प्लाज्मा में जितना डोज दिए, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है, जितना हमको देना है, हमने दिया, इसका ओनली 20% ही एब्जॉर्ब करेगा शरीर। एट फर्स्ट जो आप डोज दे रहे हैं उसका ठीक है, उसका 20% ही प्लाज्मा का में, ये बॉडी में 20% ही एब्जॉर्ब हुआ, बाकी सारा का सारा यूरिन से ये पास आउट हो गया, वो वेस्ट चला गया। ठीक है, ये 20% सफिशियंट, ये सफिशियंट है एंटीवायरल से वर्क करने के लिए। लेकिन जब यही ये पहले सीएसएफ, ये सीएसएफ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो 20% एब्जॉर्ब हुआ था और प्लाज्मा को परफोरेट किया था, प्लाज्मा में ये परफोरेट करके चला गया था 20% और वहां वर्क किया, लेकिन यही सीएसएफ में चला जाएगा तो इस 20% का बहुत कम लेस अमाउंट, करीब करीब 50% भी लॉस्ट कर जाएगा और थोड़ा सा ही सीएसएफ में असर करेगा, क्योंकि सीएसएफ का जो बैरियर है, मेनिंजर लेयर है, इस मेनिंजर लेयर में ब्लड वेसल्स इससे परफोरेट करके सीएसएफ तक आना इस ड्रग के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो प्लाज्मा में जितना वर्क किया, सीएसएफ में जाके उसको पेनिट्रेट उसका बहुत कम, करीब करीब हाफ हो जाता है, तो वहां आधा ही असर करेगा। और सीएसएफ के बाद अगर ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन में ये जितना सीएसएफ में वर्क किया था उसका पोटेंशियल था, तो इसके बैरियर को पार करना और भी कठिन हो जाता है इस ड्रग्स को, और ब्रेन में इसका वर्किंग एक्शंस, पोटेंशियल वैल्यू और कम जाता है। एसिक्लोविर सबसे अच्छा वर्क करेगा प्लाज्मा में, उससे कम काम करेगा सीएसएफ में, और उससे भी कम काम करेगा ब्रेन में। तो इसके आधार पे अगर इंसेफ्लाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या सीएसएफ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या प्लाज्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि एक ही टैबलेट देंगे या सुबह शाम देंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं। तीनों में हमें डोज एंड ड्यूरेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो दे रहे हैं उससे ज्यादा डोज सीएसएफ के लिए देना पड़ेगा, और इस सीएसएफ में जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा डोज आपको ब्रेन के लिए देना पड़ेगा। तो तीनों का ये वैल्यू डोज का डिफर कर जाएगा। अगर वेस्ट की बात करें, तो ये यूरिन से, बाकी जो जितने ड्रग्स थे वो यूरिन से पास आउट हो जाएंगे। साथ में इसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जितना देर शरीर में असर करेगा, उतना देर असर करने के बाद सारे ड्रग्स यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाएंगे।
अगर टी हाफ की बात करें, टी हाफ जान रहे होंगे आप लोग, एनीवन? अगर टी हाफ की बात करें मतलब कि जो ड्रग्स का पोटेंशियल था वो आधा हो जाना, काम करने की क्षमता आधा खो जाना, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। और टी हाफ इसका 3 आवर है। ऐसी क्लोवर आप देते हैं तो उसका डोज का 3 घंटा होते होते जो पोटेंशियल्स है वो हाफ हो जाएगा। अब किस किस केस में देते हैं, इंडिकेशंस। फर्स्ट तो हर्पस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन के केसेज में देंगे पक्का। उसमें हर्पस सिंप्लेक्स में खासकर इनिशियल स्टेज में जब वो जेनाइटल और स्किन पर इरेप्शन कर रहा है। हर्पिस आप लोग जान रहे होंगे, खासकर ये अगर फेस है, ये कान है, तो सबसे पहले ये असर करेगा ये लेबियल, लेबियल माने ये माउथ के कॉर्नर पर इसके स्किन का इरेप्शन शुरू होगा। उसके बाद कान, हमारे ऑरिकल्स कान का जो पिन्ना है इसमें इसका इफेक्ट करेगा। उसके बाद अराउंड दी आई, उसका फेस, उसके बाद गर्दन। तो ज्यादातर उसमें फेशियल पार्ट ही इफेक्ट होता है। स्किन इरेप्ट करे, स्किन में वो छोटा 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 अल्सरेशन शुरू हो जाता है। तो इन सब केसेज में वेटर होगा ना, ऑइंटमेंट के रूप में एसिक्लोविर ऑइंटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। बार बार हो रहा है, जैसे यहाँ से खत्म हो जा रहा है फिर खुजली हो रहा है, इरिटेट कर जैसे खुजली करेगा फिर से वहां डेवलप कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में ऑइंटमेंट वहां पे यूज करना एसिक्लोविर का ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये पूरे शरीर में फैल रहा है, तब इसको टैबलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और टैबलेट के रूप से भी बेटर होगा ओरल सस्पेंशन। इट मीन्स कि तीनों ऑइंटमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको ओरली टैबलेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है, या ओरल सस्पेंशन। ये तीनों स्टेज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ओकुलर केराटाइटिस, ये जगह अगर व्हाइट आंख के, ये तो आंख के केराटिन पार्ट में इंफेक्शन है, वहां पे इन्फ्लामेशन है हर्पिस सिंप्लेक्स के वजह से, तो इस जगह पे इस्तेमाल जो करते हैं यहाँ पर भी जेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ऑइंटमेंट लिखते हैं। बेटर होगा कि आंख के किनारे में यहाँ पे ऑइंटमेंट को लगा दिया जाए और ये धीरे 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 करके चारों तरफ फैल जाएगा। समटाइम्स प्रोफाइलैक्सिस इन इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सन, कभी कभी इसका इस्तेमाल ऐसे ही कर लेते हैं, ओरल एज टैबलेट।
सस्पेंशन, इट मीन्स वो पर्सन जो हर्पिस सिम्प्लेक्स से पीड़ित है और उसके क्लोज कांटेक्ट, उसके फैमिलियर मेंबर जो काफी क्लोज हैं, तो उनको नहीं हुआ है, तो अभी तो बताएं कि वायरल से बड़ी तेजी से ये इंडेमिक से एपिडेमिक फॉर्म में जाने वाला है और एक दूसरे से टच से आगे जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जाएगा। तो बेटर है ना कि जो उसके क्लोज कांटेक्ट में वो प्रोफाइलेक्टिव प्रोफाइलेक्टिव मैंने सोचा गया कि शायद इसको भी हो जाए, तो पहले ही से दे देते हैं, सबको नहीं। इम्यून सप्रेस्ड मैंने ओल्ड एज है, कमजोर है, पहले से जो बीमार है किसी वजह से और उस घर में रह रहा है, तो बेटर है कि उसको प्रोफाइलेक्टिव इस्तेमाल करवा दिया जाए। उसके बाद इंसेफ्लाइटिस में देख सकते हैं, कभी कभी इसका इस्तेमाल से कर देते हैं। एच आई वी में भी देखा, हालांकि एच आई वी का वेस्ट ड्रग्स जीरो बुडिन है, लेकिन एच आई वी के केसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में लंग्स का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। वैसे ही स्किन में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, इसके वजह से हर्पिस सिम्प्लेक्स की संभावना बहुत रहती है। तो जैसे ही इन्फेक्शन होता है ना, एच आई वी के केसेज में जीडोवुडिन के अलावा एसिक्लोविर भी इंक्लूड कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट, वेरी फ्यू, नहीं के बराबर है इसका एडवर्स इफेक्ट, लेकिन फिर भी कुछ तो होता ही है। अगर ऑइंटमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर ओकुलर, आंख में उसको हम लोग लगा रहे हैं, तो वेरी वीक स्टिंगिंग, स्टिंगिंग मैंने जलन जैसा सेंसेशंस, स्टिंगिंग सेंसेशंस वहां पर उसको जलने जैसा फ्यूज होना शुरू कर देगा। कभी कभी केरेटोपैथी का मतलब है कि ये इस्तेमाल किया गया ना, तो केरेटल लेयर में छोटा छोटा पंक्चर, यहाँ पे छोटा छोटा छेद जैसा क्रिएट कर देता है, जो कि दवा लगाने के बाद पता नहीं चलेगा, लेकिन जब दवा लगाना बंद करेंगे तो आपको छोटा छोटा पंक्चर, छेद जैसा दिखाई देने लगेगा। दैट इज द केरेटोपैथी। अगर ओरल या आईवी इस्तेमाल कर रहे हैं तब, ये तो 120 की बात हुई। अगर इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सिंपल, GIT, ऑफसेट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑफसेट ने नोजिया का टेंडेंसी, वोमिटिंग का टेंडेंसी, कभी डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इस ढंग का कोई सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, भूख मर जाना, ये सब सामने आएगा। उसके बाद हेडक, माथा में दर्द हो सकता है। उसके बाद न्यूरोसाइकेट्री, न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम का मतलब कंफ्यूजन हो जाना, डिलीरीज में हॉलुसिनेशंस, लगे कि कोई सामने खड़ा है, जो है भी नहीं, वो लगेगा दिख रहा है, इस ढंग सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड यूज करते हैं ओरली या ये, तो ऐसे कंडीशंस में इन्फ्लामेशन, लोकल इन्फ्लामेशन का सिम्टम्स सामने आ सकता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, माइन्यूट प्रॉब्लम है, और ड्रग्स को आप देना रोक देते हैं
धीरे 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 करके ये सबसाइड कर जाएगा। अब जितना बताया उतना पहले लिख लेते हैं, फिर दूसरे ड्रग्स पे चलेंगे। हेडिंग देना है एंटीवायरल ड्रग्स। लिखें viruses present a viruses present a more difficult problem a more difficult problem of chemotherapy chemotherapy compared to higher organism compared to higher organism, for example bacteria, because they are because they are intracellular parasites because they are intracellular parasites that participate in the metabolism of participate in the metabolism of host cells. Okay. Repeat, sir. Because they are intracellular parasites that participates in the metabolism of host cells, comma, its growing phase is very differ. Its growing phase is very differ compared to higher organism and and most of the viral infections and most of the viral infections
are in epidemics are in epidemic form, comma, some are in pandemic form. Some are in pandemic form. फुल स्टॉप देखें. Most of the viral lifespan is very little 3 to 14 days. But some survive for long times. Some survive for long times, comma देखें. Few months to many years. Few months to many years. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Antiviral drugs are most active when viruses are replicating. When viruses are replicating. The earlier that treatment is given, फिर से रिपीट कर दीजिए सर. the earlier that treatment is given, उसके आगे therefore better the results. Therefore, the better the results. Sir, repeat again. Antiviral drugs are most effective when viruses are replicating. Full stop देखें. The earlier that treatment is given, therefore the better the results. Full stop. An important difficulty is that a substantial amount of
that a substantial amount of viral multiplications viral multiplications has often taken place has often taken place before symptoms occur. फिर प्रकार चेंज होगा. Viral illness is viral illness is often virus illness is often the consequence of reactivations of latent virus in the body. Consequence of latent virus in the body. In both cases, patients whose immune system. सर रिपीट कीजिए तो. Okay. In both cases, patients whose whose immune systems are आपका immune system are compromised. Suffer particularly severe illness. Suffer particularly severe illness. फिर पैराग्राफ चेंज होगा. Viruses are capable of developing resistance to antimicrobial drugs. Just like bacteria. With similar implications for the individual patient for the community
and for drug development and for drug development. अब हेडिंग देना है आपको, ड्रग्स ऑफ चॉइस, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर वायरस इन्फेक्शन। हेडिंग है ये, ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर वायरस इन्फेक्शंस। जैसे लिखना, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म specific organism needs some specific antiviral drugs because its property are differ from its properties are differ from each other. Differ from each other. The common antiviral drugs are uses. The common antiviral drugs are uses nowadays are following. Nowadays are following. डैश देखे, पहले हम लिखे हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन, डैश देखे, द ड्रग्स ऑफ चॉइस इज the drugs of choice is interferon alpha हाइफन 2A, हाइफन दे देना है बीच में अल्फा के बाद, इंटरफेरॉन अल्फा हाइफन 2A। सेकेंड में लिखे साइटोमेगैलोवायरस, ब्रैकेट में CMV, डैश देख के लिखना है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज गैंसी क्लोवर, द ड्रग ऑफ चॉइस इज गैंसी GANCICLOVIR, गैंसी क्लोवर।
तीसरा में आइए, रिस्पायरेटरी साइनेक्टियल वायरस, रिस्पायरेटरी साइनेक्टियल वायरस, डैश देखें, द ड्रग ऑफ चॉइस इज ट्राइबा TRIBA VIRIN, ट्राइबाविरिन, TRIBA VIRIN। नेक्स्ट में लिखे, भारसिला जोस्टर वायरस, VARICELLA, भारसिला जोस्टर वायरस। डैश देखें, द ड्रग ऑफ चॉइस इज एसिक्लोविर, द ड्रग ऑफ चॉइस इज एसिक्लोविर। नेक्स्ट में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा ए, डैश देख लिखिएगा, द ड्रग ऑफ चॉइस इज एमांटाडिन, द ड्रग ऑफ चॉइस इज एमांटाडिन। अब 2 मिनट वेट कीजिए, फिर आते हैं।
दीदी एक पार्सल दीजिए तो सीट पे निकालने वाला है ये नहीं।
हाँ, लिखिए आगे। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उसमें लिखेगा, कॉमा देखिए, और भी उसके साथ केराटाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उसी में कॉमा देके लिखना है, लेबियल एंड जेनाइटल, लेबियल एंड जेनाइटल, जैसे कि चॉइस ऑफ ड्रग इज, चॉइस ऑफ ड्रग इज एसिक्लोविर, एसिक्लोविर, ब्रैकेट में ट्रॉपिकल एंड, ब्रैकेट में टॉपिकल, TOPI, टॉपिकल एंड ऑब्लिक, एंड ऑब्लिक और सिस्टेमिक, सिस्टेमिक। नेक्स्ट में केराटाइटिस, केराटाइटिस, जैसे कि चॉइस ऑफ ड्रग्स इज, चॉइस ऑफ ड्रग इज एसिक्लोविर, एसिक्लोविर टॉपिकल, एसिक्लोविर टॉपिकल। नेक्स्ट में HIV, HIV, जैसे कि चॉइस ऑफ ड्रग इज, चॉइस ऑफ ड्रग इज जीडोवुडिन, ZIDOVUDINE, जीडोवुडिन। ये हो गया है ड्रग ऑफ चॉइस। अब हेडिंग देना है इंडिविजुअल ड्रग्स का। उसमें हेडिंग इंडिविजुअल ड्रग्स, पहले हेडिंग, उसमें डैश देखें, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट में ड्रग्स दैट डायरेक्टली इम्पेयर, ड्रग्स दैट डायरेक्टली इम्पेयर वायरस रिप्लिकेशन, वायरस रिप्लिकेशन। सेकेंड में
drugs that modulate the host immune system. अब हेडिंग देना है ड्रग्स दैट डायरेक्टली इम्पेयर वायरस रिप्लिकेशन. Drugs that directly impair virus replication. इसके अंदर में पहला ड्रग एसिक्लोविर. एसिक्लोविर एसिक्लोविर में लिखिए. इट इज ए प्रो-ड्रग. It is a pro-drug which inhibits viral DNA synthesis. Which inhibits viral DNA synthesis only after phosphorylations by virus specific thymidine kinase. मोड ऑफ एक्शन हेडिंग देना है. मोड ऑफ एक्शन. Only 20% is absorbed. Only 20% is absorbed from the gut but this is sufficient for the एक्चुअली सर इसको रिपीट कर दीजिए. okay. Only 20% is absorbed from the gut but this is sufficient for the systemic treatment of
some viral infections. Sir, repeat again. Okay. Sufficient for the systemic treatment of some viral infections. फुल स्टॉप देखें. It distributes widely. It distributes widely in the body and reach up to the cellular cytoplasm and acts again and acts against viral DNA synthesis. paragraph change हो जाएगा. The concentration in CSF is approximately half that of plasma. And the brain concentration may be even less. Full stop. These differences are taken into account in dosing for viral encephalitis. The drug is excreted in the urine. The drug is excreted in the urine. The T half of acyclovir, the T half of acyclovir is 3 hours, 3 घंटा, 3 hours. अब हेडिंग देना है इंडिकेशंस फॉर एसिक्लोविर. इंडिकेशन फॉर एसिक्लोविर.
फर्स्ट में हर्पिस सिम्प्लेक्स, उसमें लिखना है स्किन इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग initial including initial and recurrent labial and genital herpes, labial and genital herpes as a cream. Most effectively when new lesions are forming. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है skin and mucous membrane infections skin and mucous membrane infections tablet or oral suspensions tablet or oral suspensions is most effective. नेक्स्ट में लिखे इन अगला में इन ocular keratitis in ocular keratitis aciclovir ointment is more beneficial. Next, oral tablet or suspension, oral tablet or suspensions uses prophylaxis in the immunocompromised persons. नेक्स्ट में लिखना है
usage in encephalitis, and सर disseminated रिपीट कीजिए तो usage in encephalitis, comma disseminated DIAACMINATED disseminated diseases in IV form. In IV form. Next, सर डिसिमिनेटेड डिजीज मतलब disseminated disease spinal cord का disease है. ओके Disseminated segmentation से spinal cord का problem है. ओके Disseminated disease in IV form. Next में लिखिए. varicella zoster in immunocompetent persons uses as tablet or suspensions and best work within and best work within 48 hour of 48 hour of the appearance of the rashes. The appearance of the rashes. But in immunocompromised persons, but in immunocompromised persons, IV form is used. IV form is used. Adverse reactions लिखें. एडवर्स रिएक्शंस में very few remarkable the ophthalmic ointment causes a mild transient
stinging sensations, and a diffuse superficial punctate keratopathy. But these symptoms clears when the drugs is stopped. ड्रग आप चेंज करके ओरल और आईवी यूज oral or IV use is associated with gastrointestinal symptoms like anorexia, nausea, vomiting, abdominal discomfort, diarrhea, etc. Headache, and neuropsychiatric reactions. Next, extravasation with IV use causes severe local inflammations. ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर दूसरा ड्रग्स एमाटिडीन पे चलते हैं, छोटा सा आज हो जाएगा खत्म हो। ये ज्यादातर एमाटिडीन को हम लोग इन्फ्लुएंजा ए, कॉमन इन्फ्लुएंजा, खासकर आपको दुर्गा पूजा के आसपास में अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा ए के केसेस में, इन्फेक्शन के केसेस में, अगर ये
सीवियरनेस स्टेज में जा रहा है तो एमांटिडिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक्टिंग इंटरफेयरिंग द अनकोटिंग, ये अनकोटेड, जैसे ये वायरस मान लेते हैं कि ये इस फॉर्म में है तो सेलुलर, ये तो सेल के अंदर प्रवेश कर गया वायरस, इन्फेक्शन तो सेल के अंदर जाके ही करता है वो हमारे डीएनए या आरएनए पर जाके। तो इस वायरस के अनकोटेड पोर्शन से ये पूरे सरफेस एरिया में जिस जगह अनकोटिंग होगा उस अनकोटेड सरफेस पर ये वर्क करना शुरू करता है और जहां से वायरस रिलीज करता है जीनोम, जीनोम का मतलब इस जगह से रिलीज करेगा और डीएनए पर ये एक्शन करेगा, ठीक उसी जगह पर ये जाके वर्क करता है। हॉस्ट सेल में जहां पे अनकोटेड पोर्शन से, जहां से वायरस जीनोम्स बाहर निकल के डीएनए से रिप्लिकेशंस करेंगे या आरएनए से, ठीक उसी जगह पर ये इसका एक्शंस होगा। एंड ये भी एसिक्लोविर की तरह वेल एब्जॉर्ब इन जीआईटी। ठीक उसी तरह से एसिक्लोविर की तरह एकदम आराम से जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा और एक्सक्रेशंस एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, एकदम एसिक्लोविर की तरह ही वर्क करता है। जीआईटी से एब्जॉर्ब हो गया, एलिमिनेट मैंने धीरे धीरे अलग होता जाएगा और यूरिन से पास आउट होता जाएगा। और टी हाफ इसका काफी बड़ा है। टी हाफ की बात करें तो उसका तो 3 घंटा था, ये 12 आवर 12 आवर इसका टी हाफ है। मतलब कि एक तरह से ये 24 घंटा काम करता है। 12 घंटा में इसका हाफ पोटेंशियल रह जाएगा और बाकी के 12 घंटे में धीरे 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 करके रेस्ट हाफ पोटेंशियल लॉस्ट करेंगे। इसको ओरली भी यूज किया जाता है। कुछ ऐसे पर्सन्स जो ओवर क्राउडेड एरिया में रहते हैं, उसके बाद रिस्पिरेटरी डिसएबिलिटी जिनको है, रिस्पिरेटरी डिसएबिलिटी में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, आस्थमा हो गया, इम्फास्मा हो गया, इन सब केसेज में ये ज्यादा कारगर होगा। एमांटिडिन से तभी देंगे जब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको पहले से है, खासकर क्रोनिक एक्यूट ब्रोंकाइटिस नहीं आता, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, इम्फास्मा हो गया, आस्थमा हो गया, लंग्स फाइब्रोसिस हो गया, ऐसा कोई डिसऑर्डर है, ओवर क्राउडेड एरिया में है और वहां इन्फ्लुएंजा ए का इन्फेक्शन हो गया, तो प्रोफाइलेक्टिव भी ऐसे लोगों को इस्तेमाल करवा दिया जाता है। अगर पता चल गया कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फॉर्म में है तो इन लोगों को प्रोफाइलेक्टिव यूज करवा देते हैं। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट इसमें भी न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर तो आएगा, जैसे डिजीनेस, नर्वसनेस, हेडक, डेलिरियम, हॉलुसिनेशंस, कभी कभी तो कन्वल्सन्स एंड कोमा का तक का भी सिम्टम आ जाता है।
डिजनेस, चक्कर आना, नर्वस, घबराहट, हेडक, हेडक इसमें लाइट हेडक, बहुत हल्का दर्द होगा। डेलीरियम, डेलीरियम का मतलब कंफ्यूजन का स्टेट, डिसीजन मेकिंग में उसको प्रॉब्लम। हॉलुसिनेशन, हॉलुसिनेशन का मतलब कि कोई है नहीं, उसको भ्रम हो जाएगा कि कोई हमसे बात कर रहा है, कोई देवी देवता या भूत प्रेत सामने खड़ा है, तो हॉलुसिनेटेड, कल्पना करके उससे बात करना शुरू करेगा। उसके बाद कन्वल्सन्स, कभी कभी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी जैसा कन्वल्सन्स का फॉर्म आ जाएगा, और समटाइम्स कोमा में भी चले जाते हैं। तो इसका एडवर्स इफेक्ट एसिक्लोवर्स की अपेक्षा बहुत ज्यादा सीवियर है। तो यूज करने के पहले बहुत सी बातें, पेशेंट के फिजिकल स्टेटस, उसके एज, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस को पहले जान लेते हैं, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही है, इसको लिख लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा। लिखे एमेंटिडिन्स, हेडिंग देखें। एमेंटिडिन इज इफेक्टिव against influenza, and it act by it act by interfering with the interfering with the uncoating and release of release of viral genome viral genome into the host cell. हेडिंग देना है रूट ऑफ एक्शन। रूट ऑफ एक्शन में it is well absorbed from the it is well absorbed from the gastrointestinal tract absorbed from the gastrointestinal tract and is eliminated in the urine. The T half is 12 hour. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। Amantadine may be used orally for the prevention and treatment of prevention and treatment
of infection with influenza A. Most likely to benefit include the debilitated person with persons with respiratory disability and people living in crowded conditions. Crowded conditions, especially during an influenza epidemic. Influenza epidemic. Adverse reactions. Heading देना है. एडवर्स रिएक्शंस में डिजीनेस, एंसोमेनिया, ड्रोजिनेस, नर्वसनेस, लाइट हेडक, hallucinations, 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 delirium, next coma, coma may develop in patient with impaired renal function. Next, convulsions may be included. Convulsions may be included or included नहीं, induced, sorry, may be induced. So
amantadine amantadine should be avoided in epileptic patients. Should be avoided in epileptic patients. बस हो गया। अब इसमें 3 मुख्य ड्रग्स रह गया, एक गिडोवुडिन है, गैंसिक्लोविर है, इंटरफेरॉन है। ये फिर जब नेक्स्ट क्लास फार्मेकोलॉजी का ये एनेस्थीसिया का लेंगे उस क्लास में क्लियर होगा। फिर कल मिलते हैं 8 बजे।